नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम यूनिट फर्स्ट के इस लास्ट वीडियो को देखेंगे जिसमें टाई एंड डाई, रिलीफ, इंक और जितने टॉपिक हमारे बचे हुए यूनिट 1 के उनको आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं टाई एंड डाई को, यानी कि टाई का मतलब होता है बांधना और डाई का मतलब होता है रंगना। तो टाई एंड डाई को देखते हैं। टाई एंड डाई जो शब्द है उसका अर्थ होता है बांधकर रंगना। ठीक है, तो आप जैसे शब्द से समझ चुके होंगे, टाई का मतलब बांधना और डाई का मतलब रंगना। तो टाई एंड डाई का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बांधकर रंगना। टाई एवं डाई के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले टाई एवं डाई का वर्णन हमें चीन के सुई राजवंश में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। यानी कि जो कपड़ों को रंगने की बात है टाई एंड डाई वाली, वो हमें चीन के सुई राजवंश में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। हालांकि कपड़ों को रंगने की जो तकनीक है वो भारत में बहुत पुरानी है और यहाँ पर जो कपड़े रंगे जाते थे वो आपके यूरोप तक भेजे जाते थे, यानी ग्रीस, एथेंस, यूनान तक में भेजे जाते थे। लेकिन टाई एंड डाई बांधकर रंगने वाली जो तकनीक है उसका पहला वर्णन हमें चीन के सुई राजवंश में 5वीं शताब्दी में मिलता है। पेरू में प्री कोलंबियाई टाई डाई के सबसे पुराने प्रमाण 500 से 800 ईस्वी तक के हैं। उनके डिजाइन में छोटे वृत्त व रेखाएं थी। ठीक है, तो पेरू के पास प्री कोलंबियाई टाई एंड डाई के जो सबसे पुराने प्रमाण है वो 500 से 800 ईस्वी तक के प्राप्त हुए हैं और जो डिजाइन वो बनाते थे उसमें छोटे वृत्त व रेखाएं थी जिनमें लाल, नीला, पीला व हरा रंगों का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो प्री कोलंबियाई टाई एंड डाई टेक्निक थी उसमें लाल, नीला, पीला और हरा रंगों का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं टाई एंड डाई के जो विभिन्न रूप हैं। अलग अलग देशों में टाई एंड डाई की कौन कौन सी टेक्निक्स चलती है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहली है शिबोरी। शिबोरी जो है वो जापान की टेक्निक है। दूसरी है जपुंटन, ये इंडोनेशिया की तकनीक है। तीसरी है मुडमी, ये थाईलैंड में प्रयोग की जाती है। चौथी है बांधनी, जो कि भारत में प्रयोग की जाती है। और पिछले साल जब एलटी का पेपर आपका हुआ था तो उसमें बांधनी टाई एंड डाई से प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो बांधनी जो है भारत में राजस्थान, गुजरात में इसका काफी ज्यादा प्रचलन है। पांचवी जो तकनीक है वह डाली बाई। डाली बाई जो है वो चीन की तकनीक है। तो टाई एंड डाई की ये 5 मेन जो टेक्निक हैं ये यहाँ पर चलती हैं। जबकि इंडोनेशिया में एक बाटिक टेक्निक भी है, लेकिन जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है, उसमें कपड़े को बांधा नहीं जाता। इसमें कपड़े को जहाँ पर आपको रंग नहीं लगाना होता है वहाँ पर कपड़े को किसी सुतली या धागे से बांध करके रखा जाता है, जिससे कि जब इस कपड़े को रंगा जाता है तो वहाँ पर रंग प्रवेश नहीं कर पाता और वो भाग जो है बिना रंग के रह जाता है और उससे आकर्षक डिजाइन भी बनता है। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग कपड़ों को बांध करके जब डिप करते हैं, डाइंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा उसमें इफेक्ट आता है, बहुत ही अच्छे वो यहाँ पर डिजाइन बन जाते हैं। तो ये टाई एंड डाई का से संबंधित जो ये जानकारियां थी इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कोलाज की, यानी कि जो कोलाज होता है उसका क्या अर्थ होता है, ये कोलाज कहाँ से शुरू हुआ और वर्तमान में आपने देखा होगा कि कई प्रकार के कोलाज बनाए जाते हैं। कोलाज जो शब्द है वो ग्रीक भाषा कोल्ला से बना है, जिसका अर्थ होता है चिपकाना। ठीक है, तो देखिए किसी भी टेक्निक को जब भी आप समझते हैं तो सबसे पहले उसके अर्थ को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप उसके अर्थ को समझते हैं तभी आपको पता चलेगा कि इस टेक्निक का नाम टाई एंड डाई क्यों रखा गया, इस तकनीक का नाम कोलाज क्यों रखा गया, या इस रंग का नाम पेस्टल क्यों रखा गया। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो सबसे पहले उनके शब्दों को देखिए, उन शब्दों के पीछे की कहानी को समझिए, उनके अर्थों को समझिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो शब्द हैं ये किस भाषा से आए हुए हैं, यानी कि किस भाषा की उत्पत्ति है ये। ठीक है, तो जब आपको ये पता चलेगा तो आपको उस टेक्निक को समझने में आसानी हो जाएगी। अब कोलाज का जो
शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपकाना। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कोलाज में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर चिपकाया जाता है और आजकल कोलाज में कपड़ा, रेशा, लकड़ी, कांच आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कोलाज है इसमें आपने देखा भी होगा कि जब ये मिक्स मीडियम टाइप का होता है, इसमें कपड़ा, रेशा, लकड़ी, कांच, लकड़ी और अन्य अनेक सारे चीज़ों से लेकर के जो है कलाकृतियां बनाई जाती हैं। कोलाज का प्रयोग सर्वप्रथम 200 ईसा पूर्व चीन में आरंभ हुआ और कोलाज की तकनीक 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देशों में प्रचलन में आई थी। आधुनिक दौर में कोलाज को प्रचलन में लाने का श्रेय जाता है वो चित्रकार जॉर्ज ब्राक व पिकासो को दिया जाता है। ठीक है, तो इन दो कलाकारों ने अपने कला के साथ साथ इन कोलाज टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया था और इनके कारण ये जो कोलाज टेक्निक थी काफ़ी जो है फेमस हो गई थी, काफ़ी ट्रेंड में आ चुकी थी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक है भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल। ठीक है, अब भित्ति चित्र होता क्या है इसको भी हम उसी प्रकार से जानेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है। तो जो भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र अगर हम हिंदी के शब्दों की बात करें या संस्कृत के शब्दों की बात करें तो भित्ति चित्र शब्द दो शब्दों से संयुक्त होकर के बनता है। भित्ति यानी कि दीवार, चित्र यानी कि अंकन। वो अंकन जो दीवार पर किया जाता है उसे भित्ति चित्र कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो म्यूरल जो लैटिन शब्द है वो म्यूरस से बना है और जिसका अर्थ होता है दीवार, यानी कि लैटिन भाषा में दीवार को म्यूरस कहा गया और इसी को इंग्लिश में इसका अपभ्रंश म्यूरल पेंटिंग हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि म्यूरल जो है वो लैटिन भाषा का म्यूरस शब्द है और जिसका अर्थ होता है दीवार। और ठीक इसी प्रकार से संस्कृत में दीवार को भित्ति कहा जाता है और भित्ति पर बनाए जाने वाले जो चित्र होते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखिए भित्ति चित्र की तकनीक क्या है। भित्ति चित्रण की विभिन्न तकनीकें हैं, उसमें फ्रेस्को विधि काफी लोकप्रिय है। संसार के सभी हिस्सों में कहीं ना कहीं फ्रेस्को विधि द्वारा चित्रण के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। अजंता से लेकर यूरोपीय देशों, विश्व प्रसिद्ध इमारतों तक में फ्रेस्को को अपनाया गया है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो भारत से लेकर के यूरोपीय देशों तक में फ्रेस्को तकनीक अपनाई गई है। अब देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जो भित्ति चित्रण तकनीक है वो फ्रेस्को टेक्निक है। तो आप लगा लीजिए कि फ्रेस्को टेक्निक भारत से अन्य देशों तक पहुंची है, ये इसका साक्षात प्रमाण है। ठीक है, सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव ने भित्ति चित्रण के नए प्रतिमान स्थापित किए। प्राचीन समय में गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक दौर के ग्राफिटी चित्रों तक मानव भित्ति चित्रण करता आ रहा है। सभ्यता के जैसे जैसे विकास होता गया मानव ने भित्ति चित्रण को एक नए आयाम पर ला करके रखा। प्राचीन समय में जो आदि मानव था उसने गुफा चित्रों में, गुफाओं की दीवारों पर गुफा भित्ति चित्र बनाए, लेकिन आधुनिक दौर में आप ग्राफिटी चित्रों को भी देख सकते हैं। और ग्राफिटी चित्र वो होते हैं जो आजकल आमतौर पर हर शहर के अंदर दीवारों पर जो चित्रकारी की जा रही है उसे ही ग्राफिटी आर्ट कहते हैं। तो यानी कि जो हमारा ग्राफिटी है वो भी एक भित्ति चित्र ही है, यानी कि म्यूरल पेंटिंग ही है। भारत की लोक कलाएं भी भित्ति चित्रण परंपरा द्वारा ही विकसित हुई हैं। तो भारत में जितनी भी लोक कलाएं हैं अगर उनको अब देखें उनमें भी कई सारी लोक कलाएं जो हैं वो भित्ति चित्रण वाली लोक कलाएं हैं, जिनमें सांझी हो गया, ऐपण हो गया। ऐपण को दीवार पे, भूमि पर भी बनाया जाता है। तो ये जितनी भी हमारी लोक कलाएं हैं जो दीवार पर बनाई जाने वाली चित्रकलाएं हैं इनका विकास कहीं ना कहीं भित्ति चित्रों के द्वारा ही हुआ है और ये परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ये जो ज्ञान है वो जो है आगे भेजा जाता है। अब बात करते हैं मिश्रित माध्यम की, यानी मिक्स्ड मीडियम, यानी मिक्स्ड मीडिया। तो मिक्स्ड मीडिया क्या होता है? मिश्रित माध्यम एक प्रकार की दृश्य कला है जिसमें एक से अधिक सामग्री को एक साथ प्रयोग किया जाता है। मिश्रित माध्यम के 3 सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कोलाज, संयोजन और मूर्तियां प्रमुख हैं। कई जगह चित्रकला में कई रंगों का प्रयोग करके मिश्रित माध्यम में चित्रकला भी की जाती है। तो जो हमारा मिक्स मीडिया है उसमें एक साथ कई अधिक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे कोलाज था जिसमें लकड़ी, कांच, मिट्टी
और जो भी आप माध्यम इस्तेमाल करना चाहते हैं कोलाज को बनाने में, तो वहाँ पर कोलाज जो है वो मिक्स मीडिया है। इसी प्रकार से मूर्तियां भी, संयोजन भी मिक्स मीडिया का ही उदाहरण होता है। कई जगह चित्रकला में रंगों का प्रयोग करके मिश्रित माध्यम में, यानी कि जब चित्रकला बनाई जा रही है तो उसमें ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेस्टल, ऑयल, एक्रेलिक। जब चित्रकार देखता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा इफेक्ट लाना है जो किसी रंग विशेष के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ पर कलाकार अलग अलग रंगों का प्रयोग करता है। इसी को मिक्स मीडिया भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है स्याही यानी कि इंक। तो स्याही या रोशनाई या मसी एक तरल द्रव्य है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं, जिसका उपयोग लिखने व चित्र बनाने की क्रिया में किया जाता है। प्राचीन काल में रंगों के विकास से पूर्व स्याही ही प्रमुख माध्यम हुआ करता था। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी पांडुलिपियां हैं, जितने भी पुराने समय के चित्र हैं या जितने भी वहाँ पर साहित्य मिलता है वो या तो किसी रंग विशेष से लिखा गया है या वो तरल पदार्थ मसी यानी कि स्याही से ही लिखा गया है। और जब रंगों का विकास नहीं हुआ था, इससे पूर्व जो है चित्र बनाने और लिखने का जो माध्यम होता था वो स्याही ही हुआ करता था। प्राचीन समय में पांडुलिपियों व ताड़पत्रों पर स्याही से ही लिखा जाता था। प्राचीन ग्रंथ गृहसूत्र में स्याही का उल्लेख मिलता है, जहां पर कज्जलम शब्द स्याही के लिए लिखा गया है, यानी कि कज्जलम शब्द से स्याही को परिभाषित किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। प्राचीन काल में काली स्याही के अतिरिक्त रंगीन स्याही भी बनाई जाती थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गेरू, सिंदूर और हिंगुल से लाल स्याही बनाई जाती थी। हरिताल से पीली स्याही बनाई जाती थी। और जो हरिताल से पीली स्याही बनाई जाती थी उसका जो यूज है वो आज जैसे हम व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हरिताल से जो पीली स्याही बनाई जाती थी, जब भी हम कुछ काली स्याही से लिखते थे तो वहां पर अगर त्रुटियां हो जाती थी, उन त्रुटियों को इरेज करने के लिए, ढकने के लिए, छुपाने के लिए हरिताल से जो पीली स्याही बनाई जाती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि अगर कहीं पर कुछ त्रुटि हो गई है तो वहां पर पीली स्याही का इस्तेमाल करके उसे बैकग्राउंड के साथ में मैच किया जाता था। तो आपने देखा भी होगा कि ताड़पत्र और भोजपत्र थोड़े से येलो कलर के होते हैं, येलो उन पे इफेक्ट होता है। तो ये जो पीली स्याही होती थी ये जो है एक किस्म से व्हाइटनर का ही काम करती थी और अधिकतर पीली स्याही का उपयोग अशुद्धियों को छुपाने के लिए किया जाता था। भारतीय लघु चित्र में भी स्याही का प्रयोग किया गया है। मुगल शैली में भी स्याही का प्रयोग किया गया है। बादशाह शाहजहां के समय में तो स्याह कलम की शुरुआत मुगल शैली में हो गई थी। तो आपने देखा भी होगा कि जब मुगल शैली के बारे में बात की जाती है तो वहां से एक प्रश्न बनता है कि स्याह कलम का आविष्कार किसके समय में हुआ, या स्याह कलम का जो आरंभ था वो किसके समय में हुआ था। वो हुआ था बादशाह शाहजहां के समय से। तो ये फैक्ट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रिलीफ की। ठीक है, तो ये रिलीफ क्या होता है। रिलीफ शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उठाना। ठीक है, देखिए मैंने जितने भी आपको वीडियो दिखाए हैं, जितने भी आपको टेक्निक्स बताई हैं, सबसे पहले मैंने उनका जो भी शाब्दिक अर्थ है, चाहे वो ग्रीक भाषा का है, लैटिन भाषा का है, संस्कृत का है या रोमन भाषा का है, तो उसके शाब्दिक अर्थ को आपको जरूर बताया ताकि आपको उस टेक्निक को समझने में आसानी हो। तो रिलीफ का अर्थ होता है उठाना। प्राचीन समय में चित्रकला से अधिक ठोस कार्य रिलीफ में किया जाता था। यानी कि जब चित्रकला का आविष्कार नहीं हुआ था, चित्रकला का जो है प्रचलन नहीं था, उस समय जो है ठोस रूप से मूर्तियों में या मोहरों में ही कलाकारी दिखती थी। कागज का आविष्कार से पूर्व ताम्र पत्रों पर ही राजाज्ञा लिखी जाती थी। प्राचीन मोहरों और सिक्कों पर रिलीफ विधि के द्वारा ही राज के चिन्हों को अंकित किया जाता था। भारत में मौर्य काल के दौरान विश्व प्रसिद्ध रिलीफ कार्य हुआ है और यूरोपीय सभ्यताओं में भी काफी रिलीफ कार्य किया गया है, जिसमें प्रमुख इमारतों, मूर्ति शिल्पों व गिरजाघरों के पैनल कार्यों में भी रिलीफ का कार्य किया गया है। तो रिलीफ वर्क जो होता है ये काफी 3 डायमेंशनल वर्क होता है, इसमें 3D इफेक्ट होता है। तो जैसे आपने सिक्के देखे होंगे तो सिक्कों पे जो भी आकृति बनी होती है वो भी एक रिलीफ होती है। रिलीफ आकृतियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है धसी हुई रिलीफ और एक होती है उभरी हुई रिलीफ। तो आप इस तरीके से भी टेक्सचर के माध्यम से रिलीफ को समझ सकते हैं।
कागज पर भी रिलीफ कार्य किया जाता है। सजावटी निमंत्रण पत्रों पर आजकल बहुत सुंदर कलात्मक रिलीफ कार्य किया जाता है। आजकल नेल आर्ट भी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें नाखूनों की सहायता से कागज पर कलाकृतियों को उभारा जाता है। नेल आर्ट की बात करें तो उत्तराखंड में प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी काफी प्रसिद्ध कलाकार हैं, और शेखर चंद्र जोशी जी जो हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो है एक प्रोफेसर के पद पर हैं, और ये काफी प्रसिद्ध हैं अपने नेल आर्ट के लिए, यानी कि नाखून के द्वारा जो है कागज पर ये चित्रकारी करते हैं, उभरी हुई चित्रकारी होती है, तो काफी ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ये था तूलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, रंगाई की तकनीक बाटिक मूल रूप से कहाँ की है? चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड या भारत की? तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करके हमें देना होगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और पिछले अंक का हमारा प्रश्न था, निर्मला पटवर्धन किस क्षेत्र से संबंधित कलाकार हैं? विकल्प आपको दिए गए थे, फोटोग्राफी, सेरेमिक आर्ट, मूर्तिकला और चित्रकला। निर्मला पटवर्धन जी सेरेमिक आर्टिस्ट हैं और सेरेमिक कला से ये संबंध रखती हैं, और इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया हिमांशु गुप्ता जी ने, संध्या लखेड़ा जी ने, दवाव क्राफ्ट जी ने, प्रेमा मेहता जी ने, बलदेव पवार जी ने, गौरव नौटियाल जी ने, रोशनी तोमर जी ने, रामदास राघव सेवक जी ने और प्रतिभा गुप्ता जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न को सही से अटेम्प्ट किया। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप तैयारी कर रही हैं एलटी या प्रवक्ता की, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।